पिछले क्लास में हम हिंदी में का से लेकर माँ तक के सभी चीजें बता दिए थे और अब हम यार अलावा की बात करेंगे। इसके बारे में भी कल बात हो चुकी थी। इसमें हमने इन चारों को बताया था कि ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और चारों अंतःस्थ होते हैं। यार अलावा चारों अंतःस्थ होते हैं और इसमें या जो है ये वायवीय व्यंजन कहलाता है, वह भी वायवीय कहलाता है और ये चारों जो हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और जो लोग इसी वीडियो से जुड़े हैं हमसे इसी क्लास से, तो वो अभी देखेंगे तो जब ऐप पर आप जाओगे तो वहां ऊपर एक ऑप्शन होगा रिकॉर्डिंग। उसको जब आप पुश करोगे तो जितने भी क्लास अभी तक हम पढ़ा चुके हैं सब उसमें आपको मिल जाएंगे और टाइम निकाल के उनको पढ़ लीजिएगा तो इसके पहले वाली चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। या रा लावा ये चारों अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ये या जो है इसका एक नाम और होता है, कल मैंने बताया था, ये अर्धस्वर होता है। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ई और आ मिला होता है और अभी जब आप स्वर संधि पढ़ोगे तो उसमें या बनेगा ई और आ से। तो ये चूंकि व्यंजन में है और इसमें स्वरों के गुण होते हैं, मिश्रण जो होता है स्वरों का होता है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहा जाता है। और यही काम वा के साथ भी होता है। वा भी अर्धस्वर होता है क्योंकि ये भी जो होता है वो उ और आ से बनता है। उ और आ से बनता है तो इसको भी अर्धस्वर कहते हैं। और फिर हमने बताया था या और वा वायवीय व्यंजन होते हैं। वायवीय वायवीय भी इनको कहते हैं और वायवीय के अंतर्गत हा भी आता है। तो या वा और हा ये तीनों वायवीय होंगे। इतना हमने बता दिया था, कल लिखाना बाकी था तो इसको आप पहले लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो अंतःस्थ व्यंजन, लिखो लिखो अंतःस्थ व्यंजन। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज हमारी नहीं आ रही क्या? अच्छा ठीक है, तो आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, अभी नेटवर्क सही हो जाएगा क्योंकि बाकी लोगों के यहाँ आ रही है। तो आप नेटवर्क का वेट करें, थोड़ा सा भी आ जाएगा और जो छूट जाएगा रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लीजिएगा। लिखो हेडिंग डालो अंतःस्थ व्यंजन। लिखो इसमें या रा ला वा, या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से या और वा, या और वा का निर्माण स्वरों से हुआ है। या और वा का निर्माण स्वरों से हुआ है। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब नीचे आप ऐसे लिख सकते हो ई प्लस आ बराबर या, उ प्लस आ बराबर वा। अभी इतना ही लिख लो, बाकी जब अभी संधि पढ़ाएंगे
तो उसमें इस पे डिटेल में चर्चा होगी, बहुत अच्छे से चर्चा होगी, क्योंकि या और वा यड़ संधि में यही दो बनते हैं। लिख लिया होगा। गुड मॉर्निंग। कौन आया? पढ़। या और वा लिख लिया होगा। अब अगली लाइन से लिखो, या वा और हा। या वा और हा को, या वा और हा को वायवीय व्यंजन भी कहते हैं। वायवीय व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो या के कितने नाम मिल गए? कितने? तीन नाम मिले हैं। एक तो अंतस्थ में होता होता है, साथ ही अर्धस्वर भी होता है और वायवी भी होता है। वा के कितने नाम मिले? इसके भी तीन, अर्धस्वर, अंतस्थ और वायवी। हा का भी केवल एक ही नाम है, वायवी है। इतना हो गया होगा। अब इसके बाद आप हेडिंग डालो, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। ये अड़ा है, ये था है। लुंठित व्यंजन। लिखो इसमें, रा व्यंजन को, रा व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहते हैं। चूंकि इसके उच्चारण में, चूंकि इसके उच्चारण में चूंकि इसके उच्चारण में जीभ, जीभ कंपन करती है। चूंकि इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। कंपन समझते ना? वाइब्रेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। चूंकि इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। आप अगर रा बोले तो देखो, रा ऐसे रा करके होता है, थोड़ा सा रा की आवाज आती है, तो ये कंपन है। तो इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है, इसीलिए इसको, इसीलिए इसको प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है। इसीलिए इसको प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है। तो रा के भी कितने नाम हो गए? रा के कितने नाम है भाई? तीन है। एक तो अंतस्थ होगा होगा भाई, अंतस्थ में भी तो था, तो अंतस्थ तो है ही, साथ ही लुंठित भी है और प्रकंपी भी है। तो रा के तीन नाम हो गए, अंतस्थ, लुंठित और प्रकंपी। अब हेडिंग डालो, पार्श्विक व्यंजन।
पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन लिखो, इसमें ला व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ पार्श्वनुमा हो जाती है। क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ पार्श्वनुमा हो जाती है। पार्श्व समझ लें, पार्श्व होता है जैसे हाथ है ऐसे टेढ़ा कर दें, जैसे हॉकी बना होता, हॉकी का आगे वाला घूमा रहता है, तो उस तरह अगर आप ला बोले तो देखो जीभ आगे आकर के ऊपर को मुड़ती है ला, और वायु बगल से निकलती है, तो इसी को पार्श्व कहते हैं। तो ला से लट्टू जो है, ला का नाम एक और मिल गया पार्श्विक। ला का एक तो है ही है, पहले अंतस्थ में है ही है ये, और इसका एक नाम पार्श्विक हो गया, तो ला व्यंजन का नाम पार्श्विक है। अब इस तरह से या रा लावा का भी काम खत्म हो गया, जितने भी सवाल इससे होते थे हमने बता दिए हैं, और का से लेकर मां तक का पहले ही काम खत्म हो गया। का से लेकर मां तक जो है वो स्पर्शी व्यंजन थे, और इसमें देखो जो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये हमने आपको बताया है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान कहीं ना कहीं टच करता है, और इसके बाद जो कंठ तालब ये है, ये उच्चारण स्थान जहां जहां स्पर्श करता उसके आधार पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्शी, अंतस्थ, और एक और है जिसके अंतर्गत अब आप पढ़ेंगे सा आएंगे, इसको कहेंगे संघर्षी। तो अगर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग, स्पर्शी, अंतस्थ और संघर्षी। स्पर्शी में कौन आएगा, का से लेकर मां तक यानी 25, अंतस्थ में आएंगे 4 11 लावा, और संघर्षी में आएंगे सा, और कभी कभी इसमें हा भी ले लेता है, तो आप हा भी समझ सकते हैं। तो संघर्षी के अंतर्गत हा भी कभी कभी पूछा जाता, फिलहाल इसको उसमीय कहेंगे लेकिन संघर्षी में नहीं आएगा, तो संघर्षी केवल समझिएगा 3। तो ये इतने भाग जो है ये व्यंजन के होंगे। तो अभी तक आपने स्पर्शी लिख लिया, अंतस्थ लिख लिया, अब हेडिंग डालो संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, संघर्षी जो शब्द है आप जानते हो किससे बना है, संघर्ष शब्द से। संघर्ष माने क्या होता है, संघर्ष का मतलब होता है बहुत कठिनाई से, यानी संघर्षी व्यंजन होते कौन से हैं, जिनके उच्चारण में, लिखना नहीं अभी, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु संघर्ष करती है, बहुत कठिनाई से निकल पाती है, वो संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब कैसे कठिनाई कितने होती है, जैसे आप का बोले तो अंदर से वायु आई, जीभ जहां पर कोमल तालु में लगी है, जब तक लगी है तब तक वायु अंदर है, और जैसे ही जीभ हटेगी वायु बाहर हो जाएगी, तो ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, भाई थोड़ी देर अवरोध हुआ है,
इसी तरह यार अलावा में भी कुछ नहीं है, लेकिन आप जब सा बोलेंगे, कोई भी सा, तो आप देखें सा बोलने में क्या होता है, जीभ जो है उच्चारण स्थान के पास जाती है और उसी में टच नहीं हो जाती, बल्कि उसके समीप जाती है और दोनों के बीच में कुछ सांस रहती है, वायु को उससे निकलना पड़ता है, वही सा की आवाज आती है। तो आप समझ लें कि जो सा है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तीनों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु को संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इन तीनों व्यंजनों को क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो लिख लो इसमें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु संघर्ष करती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु संघर्ष करती है, संघर्ष करती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये तीन होते हैं, ये तीन होते हैं, आगे लिख लें आप, सा सा सा। कितना लिख लिया भाई? अभी आगे लिखा रहे हैं बेटा, अभी आगे लिखा रहे हैं इस बात को। यहां तक सबका हो गया भाई? और लोग बोले? तो बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखें, देखो ये जो सा है, सा को अगर लगातार बोले, जो सा के आधार पर ही आप देखे हैं, जो सीटी होती, सीटी बनाई जाती है, उसमें फूंकते हैं तो सीटी बजती है, कुछ नहीं होता, केवल थोड़े से हल्के से पर दो लेयर के बीच से वायु निकलती है, और कहीं पर भी दो लेयर, हल्के से लेयर के बीच से वायु जब प्रवेश कराओगे तो सनसनाहट की आवाज आती है। तो अब ऐसे खुले में वायु को निकलना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उतनी छोटी जगह से निकलना पड़ता है, तो अगर लगातार उस सा का उच्चारण करते हैं, ऐसी प्रक्रिया लगातार करते हैं, तो मुख में ऊष्मा का एहसास होता है, यानी गर्मी आ जाती है। केवल सा 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 ही बोलो बहुत देर तक, तो मुंह में आप देखो थोड़ी सी गर्मी का एहसास होगा। तो चूंकि लगातार इनके उच्चारण से मुख में ऊष्मा का एहसास होता है, इसीलिए संस्कृत भाषा में इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहा गया है। ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि लगातार इनके उच्चारण से, एक आध बार बोलेंगे तो कोई बात नहीं, उतना एहसास नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर सा 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 बोलते जाएं तो ऊष्मा का एहसास होता है, इसीलिए संस्कृत भाषा में इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा गया है। और ऊष्मीय व्यंजन के अंतर्गत हा भी आएगा। ठीक है, तो आप इस लाइन को भी लिख लें, अगली लाइन से लिखो, संघर्षी व्यंजनों के, संघर्षी व्यंजनों के लगातार उच्चारण से, लगातार उच्चारण से मुख में
ऊष्मा का एहसास होता है। संघर्षी व्यंजनों के लगातार उच्चारण से मुख में ऊष्मा का एहसास होता है। इसीलिए इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या? इसीलिए इसीलिए संस्कृत भाषा में, देखो हम किसी नोट्स से तो बोल नहीं रहे हैं, तो जैसे विचार जितना मन में आ जाता है वो उतनी एक फ्लो में उतना हो जाता है। अगर यहाँ पे नोट्स हो तो हम लाइन टू लाइन पढ़ते जाएं तो स्पीड अपने आप कम होगी। तो जितना विचार मन में आ जाता है उतना एक लाइन में हो जाता है, उसको ये ना सोचिएगा हम स्पीड में बोल देते हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा में इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये चारों लिख लें आप। इसके अंतर्गत सा 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 हा आते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो का से लेकर हा तक के व्यंजनों को भी हमने बता दिया है। और अगर आपसे हमने फिर हम बताना चाह रहे हैं, चूंकि इस लाइन को मैंने लिखाया नहीं है कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग होंगे। एक स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा संघर्षी हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी में का से मां तक आएगा, और अंतस्थ में यारा लावा आएगा, और संघर्षी में जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे सा सा सा। संघर्षी में सा 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 होगा और उसमीय में ये सब हो जाएंगे। बाकी कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक, अंत्याक्षर, अंतिमाक्षर और पंचमाक्षर, ये लुंठित, पार्श्विक। अब शायद ये शब्द जो है आपके लिए नए नहीं होंगे और इनको आप जान गए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहले 2 व्यंजनों की बात कर लें। ये 2 व्यंजन आपने देखा है? नहीं, नहीं, डाढ़ा नहीं है। इसको कोई बोल के सुनाओ तो जाने क्या लिखा है ये। बोलो। पहला वाला बोल सकते हो, कोई अंगा नहीं है, अड़ा नहीं है। लिखा तो देखा होगा इनको। डाढ़ा भी नहीं है। डाढ़ा तो इतना होता है केवल ये है डाढ़ा। हमने तो ये लिखा है भाई। ऐ डाढ़ा नहीं है बेटा। नहीं नहीं, पहले इनको हमको बोल के सुनाओ तब मानेंगे। ये देखो, माइक बंद कर लें आप लोग अपना अपना। ये है रा, अड़ा नहीं बल्कि है रा। और ये है ढा, राढ़ा। माइक ना ऑन करना, इसे बोलना राढ़ा, बोलो रा ढा। जैसे आप
लड़का लिखते हो तो क्या है? ड़ा है लड़का। और जैसे आप ये है तो धा है तो पढ़ होगा। जब बिंदी रख देते हो तो ये होता है पढ़। तो ये ड़ा है, ये ढ़ा है। अब ये कैसे आए, कहाँ है? आपको मालूम है कि 33 व्यंजन होते हैं। बता रहे हैं, माइक बंद कर लो, बता रहे हैं। देखो, जो बिंदी रखी होती है, पहली चीज तो ये बिंदी जो आप कह रहे हो ये बिंदी नहीं है। अभी पहले इनकी बात कर ले, तब बताते हैं कि बिंदी के बारे में क्या होता है। पहले इनको देख लो। ये जो ढ़ा है और ढ़ा है, ये आपने 33 व्यंजन पढ़ लिए हैं। भाई, व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ा आपने? 33। और का से लेकर हा तक आप गिनो कितने हैं? का खा गा घा अंगा 5, यानी का से लेकर मा तक 25। अंतस्थ हो गए 4, 25 4 29, और सासा साहा 4, 33 तो हो गए ना। व्यंजनों की संख्या आपने पढ़ी है 33, और 33 पूरे हो गए। लेकिन ये दो व्यंजन भी तो होते हैं। हाँ, उन 33 में आपने इनको पढ़ा है, डा डलिया पढ़ा है, ढा ढक्कन पढ़ा है, लेकिन ड़ा तो नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा, इसका मतलब हिंदी में इनकी हो सकता जरूरत ना पड़ती हो, पड़ती है। आप जानते हो, अगर ड़ा ना होता तो शायद लड़का नहीं लिख सकते थे हम, सड़क नहीं लिख सकते थे, पेड़ नहीं लिख सकते थे, पेड़ा नहीं लिख सकते थे, है ना? बहुत सारे शब्द हैं। और हाँ, अगर ना होता तो पढ़ाई नहीं लिख सकते थे आप, चढ़ाई नहीं लिख सकते थे, कढ़ाई नहीं लिख सकते थे, बहुत सारे शब्द नहीं लिख सकते। तो ये जो दो व्यंजन हैं, ये हिंदी में नहीं है। हिंदी में केवल ये दो हैं, डा और ढा। लेकिन हिंदी में जरूरत पड़ी इनकी। और संस्कृत में भी डा और ढा है। हिंदी संस्कृत में ये वाले दो व्यंजन संस्कृत में है ही नहीं। और पूरा जितना आप पढ़ रहे हो सब संस्कृत से ही तो आया हिंदी में। लेकिन इन दो व्यंजनों का जिक्र संस्कृत में कहीं नहीं है। तो संस्कृत में क्या लड़का नहीं लिखा जाता था? नहीं लिखा जाता, तो वहां बालक लिखा जाता। पढ़ाई नहीं होती थी वहां, पठत होता था, पठ धातु होती थी। यहां पर लेकिन जरूरत पड़ी है तो हमने इनको अपनी सुविधा अनुसार बनाया है। मैंने बनाया है, हम हिंदुस्तानियों ने बनाया है अपने लिए। और बनाया कैसे है? हमने अपने आप कुछ नहीं बनाया, कहीं का इधर उधर की चीज लेकर के बनाया है। आप जानते हो हम हिंदुस्तानी हैं। संविधान इतना बड़ा बना लिए, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं बनाया। कोई चीज वहां से ले आए, कोई चीज वहां से ले आए, कोई चीज वहां से ले आए, और सब जगह से ला ला करके जोड़ करके आज भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसी तरह हम भी यहाँ पर बनाए हैं इनको। क्या? हमको हिंदी में यानी संस्कृत में डा डलिया मिली है ये। और ये जो नीचे आप जिसको आप बिंदी कहते हो, ये बिंदी नहीं है। ये उर्दू लैंग्वेज जो होती है, उर्दू में एक लफ्ज है जिसको नुक्ता कहते हैं। जिसको उर्दू आता होगा या जिसको आता हो उससे पूछिएगा, उसमें एक नुक्ता होता है। तो ये जो नीचे लगा है ना, ये नुक्ता है। तो डा डलिया तो हिंदी का है, संस्कृत का कह ले। और जो नीचे लगा है ये क्या है? नुक्ता है, ये उर्दू का है। तो दो भाषाओं से एक एक वर्ड ले करके हमने अपनी सुविधा के लिए इसको बना लिया। तो इसको हम नाम क्या देंगे? एक तो इसको नव विकसित कहते हैं, नव विकसित, यानी इसका नया विकास हुआ है। ना तो संस्कृत में था, ना हिंदी के 33 व्यंजनों में है, हमने नया निर्माण किया इसका। और केवल यही नहीं, किसी भी व्यंजन में अगर आप नीचे नुक्ता लगा दोगे तो वो नव विकसित हो जाएगा। लगाते हैं बहुत सारे में, जैसे आप देखे होंगे लिखा रहता है एक शब्द फन,
फन देखा होगा। ये फन जो है, ये सांप का जो फन होता वो है। इसी में कभी कभी नीचे नुक्ता लगा देते यहां पर, ये भी लिखा देखा होगा आपने, हिंदी में नहीं तो उर्दू में लिखा होगा। ये है फन, इसको पढ़ेंगे फन, फन नहीं पढ़ेंगे। जब नुक्ता नहीं लगा होगा तो फन कह सकते कितनी भी ताकत लगा के, लेकिन जब नुक्ता लगा देंगे तो इसको बोलेंगे फन। अब ताकत नहीं लगाएंगे, और इसका माने होता है हुनर, कला। और अगर नुक्ता नहीं लगा है वो फन देखा जाए तो उसका फन माने होता है सांप का फन। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिनमें लगता है, जैसे आप देखें बाजार लिखा जाता है, जहां पर नुक्ता नीचे लगा जाता है उसको अंग्रेजी में जेड से लिखते हैं, और जा जो होता है उसको जे से लिखते हैं। जैसे बाजार हो गया। गजल, आपने देखा होगा, गजल ऐसे गलत है ये, बल्कि नुक्ता लगा होता है तो इसको पढ़ेंगे गजल, बल्कि वहां तो यहां इसमें भी लगा रहता है तो गजल पढ़ते हैं इसको। खैर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। नुक्ता लगा के जो नया शब्द बनाए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नव विकसित ध्वनि। और इसको क्या बोलेंगे, इसको भी नव विकसित ध्वनि बोलेंगे। तो ये रा और हा जो है ये नव विकसित ध्वनिया है। पहली चीज तो नव विकसित ध्वनि लिखा हो या नवीन विकसित ध्वनिया लिखा हो, एक ही बात, नवीन मतलब नव होता है। और अभी मैंने बताया था कि इन दोनों में एक तो संस्कृत का है और दूसरा किसका है, उर्दू का है। तो कितनी भाषाओं से मिलकर बना है, दो भाषाओं से। दो दो भाषाओं के इसमें गुण है, इसीलिए इन दोनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। किताबों में आपको केवल एक लाइन में लिखा मिलेगा आपको, कीड़ा और ढ़ा द्विगुण होते हैं, बस। हम आपको बात बता रहे हैं कि क्यों होते हैं। तो इसमें दो दो भाषाओं के गुण होते हैं, संस्कृत का और उर्दू का, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो नवीन विकसित ध्वनि और द्विगुण नाम इन दोनों का है। और चूंकि नया नया निर्माण हुआ है, आज भी हिंदी में इनका प्रयोग तो होता है, लेकिन इन दोनों व्यंजनों से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। हिंदी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो ड़ा से प्रारंभ हुआ हो या ढ़ा से प्रारंभ हुआ हो। इसीलिए तो जब कभी बचपन में हम लोग अंत्याक्षरी खेलते थे और लास्ट में ड़ा पड़ जाता था तो डिंगलिंग डिंगलिंग होता था, कोई गाना नहीं बनता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी शब्द का प्रारंभ इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदी के है ही नहीं। हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात तो पहले लिख लो, फिर किसी कोई कंफ्यूजन है तो हम बिंदी की बात भी आपको बताते हैं। पहले इतना लिख लो, नहीं लंबा हो जाएगा। हेडिंग डालो। हाँ, इसका एक नाम और है, भूल गए, थोड़ा सा और सुन ले। देखो ड़ा जब बोलते हैं हम ड़ा, तो जीभ ऊपर उठ करके, सब लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि जीभ वहां पर आप लगाए रहते हो, बल्कि वहां पर जाओ और पाला छू के तुरंत भगो। जैसे आप कबड्डी खेले होंगे, पाला छुओ भगो, तो जीभ यही काम करती है, जाके उसको टच करते हो, खटाक से नीचे गिर जाती है ड़ा। जितना स्पीड में गिरा लोगे उतना ही बोल ले जाओगे। तो ड़ा इसको बोलते हैं। तो इसको ड़ा इसलिए बोलते हैं, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठती है और तड़ाक से नीचे गिरती है। तो ऊपर उठने को कहते हैं उत, और नीचे गिरने को कहते हैं क्षिप्त। तो इनका एक नाम और मिला, उच्छिप्त व्यंजन। दोनों का, ड़ा और हा, ड़ा और हा, देखो जीभ लाके नीचे गिरती है, तो उच्छिप्त व्यंजन इनको कहते हैं। तो हेडिंग आप यही डालेंगे, क्या, उच्छिप्त व्यंजन। हेडिंग डालो, उच्छिप्त व्यंजन। लिखो इसमें, ड़ा और ढा को, ड़ा और ढा को तुमको हम आज निकाल देंगे बाहर। हमको पैसा नहीं चाहिए, इस तरह के नहीं अच्छा लगता। नींद आ गई तो आप पढ़ क्यों रहे हो भाई, गलत बात। क्लास को चलने दो बेटा। महेंद्र, पहले सो लो, ये गलत चीज है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते बेटा। तुम क्या समझते हो 200 रुपए में हम खरीद लिए?
अभी हम तुम्हारे अकाउंट में रिफंड कर देंगे, तुमको बाहर कर देंगे, बात खत्म हो गई। कोई बात होती है? नींद आ गई थी, हम तो यहाँ जान लगाए पड़े हैं, तुम्हारी समझ में आ जाए, तुमको नींद आ गई है, तुम पढ़ोगे? अपने भाई से बात करो, उसको कभी नींद आती है? वो पुलिस में है इस समय। लिखो बेटा, पता नहीं कहां से आ जाती, ये कोई बात होती है नींद आ गई थी? लिखो उच्छिप्त व्यंजन, लिखो ड़ा और ढा को, ड़ा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ड़ा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, चूंकि इनका निर्माण, चूंकि इनका निर्माण बाद में हुआ है, चूंकि इनका निर्माण बाद में हुआ है, इसीलिए इन्हें, इसीलिए इन्हें नव विकसित ध्वनियां कहते हैं। इसीलिए इन्हें नव विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, इन व्यंजनों में, इन व्यंजनों में दो भाषाओं, इन व्यंजनों में दो भाषाओं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, संस्कृत और उर्दू, संस्कृत और उर्दू के गुण विद्यमान होते हैं, के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें, इसीलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात? तो यहां तक हो गया है जी। द्विगुण व्यंजन जो है, इसमें कोई भी व्यंजन है, इसमें डा डलिया जो होता है, डा, ये हिंदी का है, और नीचे जो बिंदी लगती है वो उर्दू का नुक्ता है। उर्दू का एक, जैसे हिंदी में अ आ इ ई होता है, और अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू होता है, उसी तरह कोई उर्दू अगर आता होगा तो उसमें नुक्ता होता है। नुक्ता एक ऐसी चीज है जिसको अलग अलग जगह पर लगाते हैं तो इधर उधर मात्राएं बदलती हैं। एक उर्दू में कहावत भी है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। यानी खुदा जैसे लिखते हैं, अगर नुक्ता ऊपर लगाए तो खुदा, वही नीचे लगा दे तो जुदा हो जाता है। तो ये नुक्ता है। तो चूंकि ये उर्दू का है, ये हिंदी का है, दो भाषाओं का मेल से इसका निर्माण हुआ हिंदी में, इसीलिए द्विगुण कहते। द्वि का मतलब दो भाषाओं के गुण, ये है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम द्विगुण तक पहुंच गए हैं। अब वर्णमाला में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग बंद कर लें।